हेलो दोस्तों। ये डिवाइन लेवलिंग सिस्टम मानवा एक्सप्लेनेशन पार्ट 8 है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल के डिवाइन लेवलिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डीन शू की बकवास न सुनने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक हाई स्कूल का छात्र है और उसके पास कोई स्टार मेडल नहीं है। उन्हें उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है। शू कहता है कि उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी कई आर्मी की गाड़ियां एकेडमी के बाहर आती है। सैनिक डॉर्मेट्री में प्रवेश करते हैं और कप्तान उसे बेशर्म बुलाती है। डीन उलझन में है। कैप्टन पूछती है कि वह एक फेडरल सोल्जर के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करता है जिसके पास स्टार मेडल है, और उन्हें सभी को दूर ले जाने के लिए कहती है। डीन हैरान है। सैनिक सबको गन पॉइंट पर लेते हैं। डीन पूछता है कि क्या हो रहा है, और इन्वेस्टिगेटर कहता है कि वह बस अपना काम कर रहा था। शू कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। कैप्टन कहती है कि वह उनके सुपीरियर से संपर्क करेगी, और यदि वे अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो वह निश्चित रूप से वे उन्हें जाने देगी। वह शू के कंधे को छूती है और कहती है कि वे फिर से मिल गए। जिन पूछता है कि सब कैसा चल रहा है और कहता है कि वे बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। ली हंसता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने जैसे ही खबर सुनी उन्होंने हमें तुरंत यहाँ भेज दिया। उन्हें पता था कि टांग फैमिली परेशानी खड़ी करेगा। प्रोफेसर कहते हैं कि भले ही यह शू की गलती ना हो, टांग फैमिली स्कूल के मेन शेयर होल्डर्स में से एक है और उनके दबाव में स्कूल कल जो हुआ उसके लिए उसे दंडित करेगा। शू पूछता है कि किस तरह की सजा। प्रोफेसर ने कहा कि उसे आज सुबह ही मालूम चला है, और उसे एक लिफाफा थमाता है, क्योंकि स्कूल का मानना है कि भले ही सुई में वायरस था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे टियान के शरीर में इंजेक्ट किया, जिससे म्यूटेशन हुआ, इसलिए स्कूल उसे निकाल रहा है। शू क्रोधित होकर लिफाफा पकड़ लेता है और उन्हें कोसता है। लुओ माफी मांगता है और कहता है कि एक टीचर के रूप में वह शू की कोई मदद नहीं सकता, लेकिन दूसरे स्कूल के टीचर्स उसके मित्र हैं और वह देखेगा कि क्या वह ट्रांसफर की व्यवस्था करने में मदद कर सकता है। प्रोटैगोनिस्ट निराश होकर उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना भी मुश्किल है। कैप्टन कहती है कि शू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इंस्ट्रक्टर ने उसे फेडरल आर्मी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। शू कहता है कि यह सही है क्योंकि वह स्कूल का अपना आखिरी साल पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वह यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। उस स्थिति में फेडरल आर्मी में शामिल होना और अपने कॉमरेड्स के साथ ज़ॉम्बीज को खत्म करना बेहतर होगा। यह पास आता है और कहता है यह जरूरी नहीं है। वह कहता है कि शू फेडरल आर्मी में शामिल न होने का विकल्प भी चुन सकता है और अब वह उनके यूनिवर्सिटी में जा सकता है। उसे कागज का एक टुकड़ा देते हैं। कैप्टन कहती है कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि बूढ़े आदमी ने उसके सामने शू को चुरा लिया। जिन ने कहा कि उसे धीरे बोलना चाहिए क्योंकि वह काफी शक्तिशाली लग रहा है, और ली भी फुसफुसाता है। ग्वेन उन दोनों को चुप रहने के लिए कहती है और शू पर नजर रखती है। शू कागज पढ़ता है और कहता है कि यह सैंक्चुरी यूनिवर्सिटी से है। सैनिक पूछते हैं कि सैंक्चुरी यूनिवर्सिटी क्या है। यह बताता है कि यह यूनिवर्सिटी के स्पेशल एडमिशंस ऑफिस के लिए जिम्मेदार है और हमेशा टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्पेशल एडमिशन देने के लिए खोजता रहता है। जब से उसने शू को देखा है, उसकी टैलेंट्स यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से पूरा करती है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वरिष्ठ कहते हैं कि सैंक्चुरी यूनिवर्सिटी के पास स्पेशल एडमिशन ऑफिस होने के कारण यह किसी को भी स्पेशल एडमिशन देने का अधिकार रखता है। उसे नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता के साथ उसे हाई स्कूल को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शू खुश है और कहता है कि वह निश्चित रूप से जाएगा। एडमिशन फॉर्म पढ़ते समय वह सोचता है कि इस स्कूल से निकलना उसके लिए एक आशीर्वाद जैसा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सैंक्चुरी यूनिवर्सिटी का छात्र बन जाएगा। वह लुओ को याद करता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी मिलेंगे। वह यूनिवर्सिटी का पता पूछता है क्योंकि उसने पहले ही गूगल पर उसका एड्रेस खोजा था और एडमिशन फॉर्म में भी कुछ नहीं बताया गया है। यह कहते हैं कि उसे पाथ ऑफ एंड के अंत तक जाना होगा और वहां कोई होगा जो उसे सैंक्चुरी यूनिवर्सिटी तक ले जाएगा। सैनिक हैरान है क्योंकि पाथ ऑफ एंड कोई सड़क नहीं है बल्कि एक बड़ा एरिया है। इस स्थान पर विशाल ज़ॉम्बीज और हाई लेवल इवॉल्व्ड क्रीचर्स हैं और इसे अर्थ पर सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रैंक 10 के सबसे मजबूत इवॉल्व्ड बीस्ट्स भी वहां मौजूद हैं। युद्ध के दौरान पीछे छोड़ी गई कई रहस्यमयी प्रयोगशालाओं के अवशेष भी हैं। यह पूछता है कि क्या वह डरा हुआ है। शू जवाब देता है कि वह बस थोड़ा उत्साहित है, यह सोचकर कि पाथ ऑफ एंड में कुछ भी डरावना नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज और बीस्ट्स वहां होंगे उसे उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। वरिष्ठ उसे कंधे पर थपथपाते हैं और पूछते हैं कि वह भविष्य के लिए क्या योजना बना रहा है। शू कहता है कि उसे अपना मार्शल आर्टिस्ट लाइसेंस लेगा और फिर यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करेगा। यह कहता है कि उसके विकास के लिए उसे कई लाभ होंगे। वह उसे शुभकामनाएं देता है। लोग उसे सैंक्चुरी यूनिवर्सिटी में छात्र बनने के लिए बधाई देते हैं। वह उनका धन्यवाद करता है। कैप्टन पूछती है कि वे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ड्रिंक क्यों नहीं लेते। शू प्रोफेसर को साथ आने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वह कुछ दोस्तों को साथ ला सकता है। नर्स पीते हुए कहती है कि वह शू के लिए शुभकामनाएं देती है। हर कोई चीयर्स और टोस्ट कहता है।
डॉक्टर उसे एक तरफ खींचती है और कहती है कि चिंता ना करें क्योंकि जब वह यूनिवर्सिटी में बस जाएगा तो वह भी वहां आ जाएगी। फेल कहती है कि वह भी निश्चित रूप से जल्दी से रैंक बढ़ाकर उसी यूनिवर्सिटी में जल्दी प्रवेश करेगी। रेड हेयर कहता है कि शू उनकी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है क्योंकि दो दो लड़कियों को उसमें दिलचस्पी है। और ग्वेन जो उसकी बगल में एक बड़ी बहन होने का नाटक कर रही है, शू के साथ जाने के लिए मुश्किल से इंतजार कर रही है। कैप्टन उसके सिर पर मारती है और कहती है कि अगर वह बकवास करना बंद नहीं करता है तो वह उसे तब तक पीटेगी जब तक वह सुअर जैसा न दिखने लगे। ग्वेन खड़ी होती है और कहती है बस बहुत हुआ, और शू से पूछती है कि वह ब्लैक सी सिटी कब जा रहा है। प्रोटैगोनिस्ट के पास जाकर वह पूछती है कि क्या वह उसे वहां छोड़ दे क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाती है। डॉक्टर उसे गुस्से से घूरती है। शू घुटन महसूस करते हुए कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह वहां अकेले चल के जाने की योजना बना रहा है और रास्ते में कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी हासिल करना चाहता है। वह कहता है कि उसे और मजबूत होना है। ब्राइट स्टार सिटी के किनारे पर प्रोटैगोनिस्ट जंगल के रास्ते से जा रहा था। शू आहें भरता है और कहता है कि उसका सिल्वर स्पीयर कई टुकड़ों में टूट गया है और उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। वह केवल इमरजेंसी केस के लिए ये भाला खरीदा है। बाद में जब उसे अपना लाइसेंस मिल जाएगा तो वह फेडरेशन की वेबसाइट से शक्तिशाली हथियार खरीद सकेगा। तभी पौधे हिलते हैं। शू को लगता है कि आसपास कुछ है क्योंकि वह ज़ॉम्बीज या इवॉल्व्ड बीस्ट की सांसों को महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वह मार्शल आर्टिस्ट होने चाहिए। उसे आश्चर्य होता है कि क्या लोग पहले से ही उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तभी कोई पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। शू बचता है और अपनी एक्सप्लोजिव फिस्ट स्किल के साथ जवाबी हमला करता है, जिससे मार्शल आर्टिस्ट एक पेड़ से टकरा जाता है। बाकी ग्रुप मेंबर चौंक जाते हैं और अन्य दो शू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़का कहता है कि वह इस बार बच नहीं सकता। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि यह उस पर निर्भर करता है और हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। लाल बालों वाला पूछता है कि वह इतना ज्यादा मजबूत कैसे है। शू हंसता है और पूछता है कि क्या वे टांग फैमिली द्वारा भेजे गए हैं क्योंकि वे बहुत बकवास करते हैं। वे तीनों एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शू अपनी 100 बर्ड फीनिक्स स्किल का उपयोग करता है, जिससे एक बड़ी आग की लपट बनती है जो उन्हें पीछे फेंक देती है। प्रोटैगोनिस्ट बोलता है कि उसने चमचों का हिसाब कर दिया है, अब उनके लीडर की बारी है। बाय सामने आता है और कहता है कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट मिलकर एक स्टूडेंट से नहीं निपट सकते। शू को कोसते हुए वो कहता है कि वह उससे तियान की मौत का बदला लेगा। शू कहता है कि अगर बाय को टियान की इतनी चिंता हो रही है तो वह उसे भी टियान के पास भेज देगा। बाय उस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन शू बचाव करता है और टोरेंशियल फ्लावर से जवाब देता है। बूढ़ा आदमी हमले से बचता है और हमला पैरों से जाकर टकराता है। उसे लगता है कि शू वास्तव में मजबूत है क्योंकि एक ही पल में उसने 5 बार उस पर कर दिए, जैसे ये उसके लिए आम बात हो। बाय अपनी क्रेसेंट स्लैश एबिलिटी का उपयोग करते हुए हमला करता है। शू चकमा देता है और सोचता है कि उसकी तलवार मजबूत है, लेकिन उसका रेज स्किल अभी चार्ज नहीं हुआ है, इसलिए उसे तब तक जीवित रहने की आवश्यकता है। बाय पूछता है कि क्या वह केवल बचता ही रहेगा, और क्रेसेंट स्लैश एबिलिटी का उपयोग करके कई बार शू पर हमला करता है और कहता है कि वह देखना चाहेगा कि शू कब तक बच पाता है। शू अपनी 100 बर्ड फीनिक्स एबिलिटी का उपयोग करता है, जिससे आग की लपटें और एक बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट के बीच में बाय ने शू की सभी फायर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। शू क्रोधित हो जाता है। बूढ़ा आदमी फायर एनर्जी के लिए धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसको और मजबूत बना दिया है। फिर गोल्डन मार्शल एबिलिटी का उपयोग करके शू पे हमला करता है, जिससे एक सेलेस्टियल डांसिंग फीनिक्स बनता है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वह इसे चकमा नहीं दे सकता और जजमेंट के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है। शू नोटिस करता है कि वह इसे रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन बाय को इस पर विश्वास नहीं होता। तभी शू का भाला टूट जाता है और वह बहुत दूर फेंक दिया जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। शू खांसने लगता है। बूढ़ा आदमी पास आता है और कहता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। पूछता है कि वह अब उससे कैसे लड़ेगा और अपनी तलवार से हमला करता है। शू तलवार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी रेज स्किल चार्ज हो जाती है। फिर वह हमला करने के लिए अपने स्किल को सक्रिय करता है। बाय चौंक जाता है। शू कहता है कि उसने अब तक इंतजार किया है और अपने रेज स्ट्राइक से हमला करता है। बूढ़ा आदमी हैरान है क्योंकि शू का ऑरा अचानक मजबूत हो गया है। उसे लगता है कि उसने उसे कोई दवा लेते नहीं देखा और उसकी पावर में कोई खास उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया। शू बाय पर हमला करता है और उसे घायल अवस्था में दूर फेंक देता है। शू पास आता है और गिरी हुई तलवार उठाता है, कहता है कि यह इतनी बुरी नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वह उसे खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वह लीडर है और उसका परिवार उसे जाने नहीं देगा। शू कहता है कि टांग फैमिली के पास कभी भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। वह पूछता है कि क्या बाय को पता है कि वह एकेडमी क्यों छोड़ रहा है। वह उसे बताता है कि यह इसलिए है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला है। बाय पूछता है कि क्या उसे स्कूल से निकाला नहीं गया था। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि भविष्य में अब कोई टांग फैमिली नहीं होगा। फिर वह तलवार से उसे खत्म कर देता है और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त करने का नोटिफिकेशन मिलता है। थके हुए और राहत महसूस करते हुए शू कहता है कि आखिरकार यह खत्म हो गया है, जैसा कि उम्मीद थी। बूढ़ा आदमी रैंक 4 तक पहुंचने वाला था और अगर उसने रेज का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह हार सकता था। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि अब यहाँ से उसकी नई यात्रा शुरू होती है।
थोड़ी देर चलने के बाद उसे आराम करने के लिए एक सुनसान घर मिलता है। वह बैठ जाता है और अपने स्टैट्स की जांच करता है और पाता है कि थोड़े और प्रयास से जब उसका कॉम्बैट स्टैट्स 2000 तक पहुंच जाएगा तो वह लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। उसने यह भी पाया कि उसे 4 लॉटरी के मौके मिले हैं। वह देखता है कि व्हील पर पुरस्कारों की जगह क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे एक विशेष लॉटरी इवेंट जीतने के लिए बधाई देती है, जहां व्हील को घुमाने पर सभी प्राइजेस को मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। वह व्हील घुमाता है और उत्सुकता से यह देखने के लिए प्रतीक्षा करता है कि वह कौन सा पुरस्कार जीतेगा। जब व्हील रुकता है तो सिस्टम उसे बड़ी मात्रा में हेटेरो क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। शू खुश है, कहता है कि उसने बहुत सारे क्रिस्टल्स प्राप्त किए हैं। हालांकि वह कहता है कि वे बहुत उपयोगी नहीं हैं, लेकिन उन्हें अच्छी रकम में बेचा जा सकता है। वह फिर से व्हील घुमाता है। जब व्हील रुकता है तो उसे लेजेंडरी आइटम क्रिम्सन मून मिलता है। अपने हाथ में वस्तु को पकड़े हुए इसकी नरम धातु की बनावट पर आश्चर्यचकित होता है, यह स्वीकार करते हुए कि लेजेंडरी वेपन्स वास्तव में अलग होते हैं। वह दस्ताने को पहनता है और कहता है कि वह केवल पंचिंग स्किल जानता है, लेकिन यह उसकी एक्सप्लोजिव फिस्ट के साथ अच्छी तरह से काम करेगा, खासकर जब से उसका भाला टूट गया है और वह तलवार चलाना नहीं जानता है। यह पुरस्कार बिल्कुल वैसा ही है जैसी उसको जरूरत थी। वह फिर से व्हील स्पिन करता है, अपने सभी चांस का उपयोग करने का फैसला करता है। इस बार उसे बहुत सारे स्किल कार्ड मिलते हैं। जब वह कार्ड के ढेर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी स्पीयर स्किल नहीं है। निराश होकर वह उन्हें बेकार समझता है, लेकिन फिर सोचता है कि उन्हें मिलाने से कुछ बढ़िया कार्ड्स मिल सकते हैं। सिस्टम स्किल कार्ड कॉम्बिनेशन सामने लाता है और शू को इसे स्टार्ट करने के लिए पूछता है। शू स्टार्ट करने के लिए कहता है। सिस्टम सफलतापूर्वक ब्रॉन्ज स्किल कार्ड्स को जोड़कर एक सिल्वर स्पीयर स्किल कार्ड बना देता है। शू सोचता है कि भले ही उसे अभी नए स्किल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह स्किल कार्ड को अच्छे दाम पर बेच सकता है। नए स्किल को देखते समय वह सोचता है कि यह किस तरह की स्किल है। शू फिर से कॉम्बिनेशन का उपयोग करने का निर्णय लेता है। एक और नोटिफिकेशन उसे स्किल कार्ड को कंबाइन करने के लिए बधाई देती है और शू को कई अटैक स्किल कार्ड मिलते हैं। शू सिस्टम पर नाराज हो जाता है और आरोप लगाता है कि वह उसे उसकी असफलता के लिए बिना मतलब की बधाई देकर मजाक उड़ा रहा है। बड़बड़ाते हुए वह कार्ड हाथ में लेता है और पाता है कि उसके पास अभी भी 6 स्किल कार्ड बचे हुए हैं, जिससे वह 2 और प्रयास कर सकता है। शू सिस्टम को फिर से कंबाइन करने के स्टार्ट करता है। अपने हाथों को आपस में जोड़कर वह गोल्ड लेवल स्किल कार्ड के लिए प्रार्थना करता है। सिस्टम उसे फिर से बधाई देता है, लेकिन तुरंत उसे सूचित करता है कि कॉम्बिनेशन विफल हो गया है। क्रोधित होकर वह सिस्टम को कचरा कहता है और अपने सिल्वर स्किल कार्ड्स वापस मांगता है। घुटने टेक कर उससे विनती करता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह फिर से कंबाइन करना चाहता है। वह स्टार्ट करता है। इस बार वह देखता है कि यह एक गोल्ड टियर स्किल कार्ड है और साथ ही यह एक स्पीयर स्किल भी है। बहुत खुश होकर वह कहता है कि भले ही वह इसे अभी रैंक 2 वॉरियर होने के कारण सीख नहीं सकता है, लेकिन यह उसे लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। जल्द ही वह रैंक 3 वॉरियर बन जाएगा। वह सिस्टम को व्हील फिर से घुमाने का आदेश देता है और बड़े प्राइस की उम्मीद करता है। उसे फिर से एक फास्ट ग्रोथ पैक मिलता है और सिस्टम पूछता है कि क्या वह इसे अभी इस्तेमाल करना चाहता है। प्राइस से निराश होकर वह सिस्टम को कई बार कोसता है, लेकिन बिना मन के फास्ट ग्रोथ पैक को 50 बोनस पॉइंट्स के लिए पहन लेता है। ग्रोथ पैक के वजन से निराश होकर वह आह भरता है और कहता है कि उसे अभी भी आगे एक लंबा रास्ता तय करना है। जैसे ही वह अपना सफर फिर से चालू करता है, एक आवाज आती है, रैंक 2 सिल्वर क्लॉड बेयर। एक विशाल भालू एक लड़के का पीछा कर रहा है जो बेतहाशा भाग रहा है। प्रोटैगोनिस्ट आगे बढ़ता है और भालू पर अपनी एक्सप्लोजिव फिस्ट से हमला करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। वह देखता है कि दस्ताने ने उसके स्किल की शक्ति को बढ़ा दिया है और उसने रैंक 2 इवॉल्व्ड बीस्ट को सफलतापूर्वक मार दिया है। लड़का अपना नाम लियांग बताता है और प्रोटैगोनिस्ट को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। शू अपना परिचय देता है और चलना जारी रखता है। लियांग उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वह भी ब्लैक सी सिटी जा रहा है, ये देखते हुए कि उसने एक मुक्के में रैंक 2 बीस्ट को मार गिराया। लियांग को आश्चर्य होता है कि शू का ऑरा केवल एक मामूली योद्धा की तरह क्यों है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वह वास्तव में वहां जाकर अपना वॉरियर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा देने की योजना बना रहा है। एक लड़की यह पूछने के लिए आती है कि क्या लड़का ठीक है। लियांग जवाब देता है कि वह थका हुआ है क्योंकि उसे इवॉल्व्ड बीस्ट से लड़ना पड़ा, अन्यथा वह बहुत पहले ही मारा गया होता। वह शू की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह भाग्यशाली था कि शू यहाँ था और उसने उसकी जान बचा ली। फिर लियांग बताता है कि शू भी क्वालिफिकेशन एग्जाम देने के लिए ब्लैक सी सिटी जा रहा है। लियांग सुझाव देता है कि वे सभी एक साथ यात्रा करें क्योंकि वे सब एक जगह ही जा रहे हैं। शू सहमत हो जाता है और फिर लड़का कहता है कि वास्तव में उनके पास एक और मेंबर है जिससे वे रास्ते में मिले थे, हालांकि उसका व्यवहार थोड़ा अजीब है। वह एक पेड़ पर एक लड़की की ओर इशारा करता है और उसे प्रिंसेस इन ब्लैक कहकर बताता है कि उसका नाम हाउलिंग है। लड़की अपना नाम दोहराती है और अपना परिचित शू को देती है। पूछती है कि वह कैसा है। हाउलिंग फिर शू से पूछती है कि क्या वह उसका शिष्य बनने के लिए तैयार है। शू अचानक मिले प्रस्ताव से चौंक जाता है,
क्योंकि वे अभी-अभी मिले हैं और वह पहले से ही उसे अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित कर रही है। लियांगशु को बताता है कि जब वे पहली बार मिले थे तो उसने उनसे भी यही बात कही थी और उसने सभी से एक ही सवाल पूछा था। प्रोटैगोनिस्ट माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपना टीचर स्वीकार करने में दिलचस्पी नहीं रखता है जिससे वह अभी-अभी मिला है। वह जवाब देती है कि उसे बाद में इसका पछतावा होगा। शू सोचता है कि वह सन की है। जैसे-जैसे वे चलते हैं, वे जमीन पर बिखरी हुई कई हड्डियों को देखते हैं। लियांग पूछता है कि इतनी सारी मानव हड्डियां यहाँ क्यों हैं? शू बताता है कि वे रैंक 2 मांसाहारी पक्षी द्वारा मारे गए मनुष्यों के अवशेष हैं। मांसाहारी पक्षियों की एक प्रजाति जो समूहों में शिकार करती है। एक लड़का सवाल करता है कि शू को यह कैसे पता है और सुझाव देता है कि यह एक मांसाहारी जानवर का काम हो सकता है। लड़की उसे बेवकूफ कहती है और पक्षियों द्वारा खोपड़ी पर छोड़े गए काटने के निशान को देखने के लिए कहती है। लड़का बेवकूफ कहे जाने से चिढ़ जाता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि वह लड़की है। हाउलिंग उसे अनदेखा कर देती है और शू की प्रशंसा करती है। लड़का क्रोधित होकर कहता है कि वह उससे बात कर रहा है। उसी समय वे एक पक्षी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। लड़का अपना तलवार फेंकता है और पक्षी को मार देता है और दावा करता है कि यह कमजोर है। शू जवाब देते हैं कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। पक्षियों का एक झुंड उनकी ओर आता है। प्रोटैगोनिस्ट नोटिस करता है और कहता है कि वे आ रहे हैं। अपनी मुट्ठी बंद करके स्किल का उपयोग करता है। शू के हमले से एक अत्यंत शक्तिशाली ऑरा निकलता है। लड़की देखती है और कहती है कि उसकी एबिलिटी काफी शक्तिशाली है। कहती है कि अब वह उसका शिष्य बनने के लिए योग्य है। शू उसे लोगों को अपना शिष्य बनने के लिए कहना बंद करने के लिए कहता है और कहते हुए कि अगर वह एक टीचर बनना चाहती है तो उसे पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हाउलिंग पूछती है कि क्या सभी पक्षियों को खत्म करने से वह उसका शिष्य बनने के लिए सहमत हो जाएगा। फिर वह पक्षियों की ओर कदम बढ़ाती है और कहती है कि वह उसे अपना स्किल दिखाएगी। शू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे अनदेखा करती है और अपनी स्किल्स के साथ हमला करना जारी रखती है। प्रोटैगोनिस्ट उसकी मजबूत किलिंग इंटेंट को नोटिस करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के पास इतनी शक्तिशाली ऑरा कैसे हो सकती है। हाउलिंग लड़ती रहती है और सभी पक्षियों को सफलतापूर्वक हरा देती है। वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और पूछती है कि क्या शू अब उसका शिष्य बनने के लिए तैयार है। लियांग उसकी ताकत से चकित है, जबकि शू को लगता है कि वह बेहद शक्तिशाली है। लड़का आता है और कहता है कि उसने कितनी आसानी से पक्षियों को आधा काट दिया और पूछता है कि उसने अपने जुड़वां ब्लेड कहाँ से खरीदे हैं। लड़की जवाब देती है कि उसने इन्हें खरीदा नहीं है बल्कि उसकी माँ ने इन्हें बनाया है। लियांग उसकी माँ के स्किल की प्रशंसा करता है, जबकि शू देखता है और सोचता है कि दूसरों को यह एहसास नहीं है कि ब्लेड खास नहीं है। यह हाउलिंग की स्किल थी जिसने पक्षियों को इतनी आसानी से काट दिया। लाल बालों वाला लड़का कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि इनके हेटेरो क्रिस्टल कहाँ हैं। हाउलिंग एक बैग पकड़े हुए पूछती है कि क्या वह इन क्रिस्टल की बात कर रहा है जिसे उसने इकट्ठा किया था। प्रोटैगोनिस्ट हैरान है कि वह बिना किसी की नज़र में आए पक्षियों को मारते हुए सभी हेटेरो क्रिस्टल को कैसे इकट्ठा करने में कामयाब रही। लड़की पूछती है कि क्या वह उन्हें लेना चाहता है। शू सवाल करता है कि क्या वह वास्तव में उन्हें उसे देना चाहती है और लड़की हाँ कहती है। कहती है कि वह इन्हें अपने नए टीचर से उपहार के रूप में ले सकता है। शू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वह उसका शिष्य बनने के लिए सहमत नहीं हुआ है। ये सोचते हुए कि वह किसी को स्टूडेंट बनाने के लिए इतनी बेताब क्यों है, वह सोचता है कि इतनी मात्रा में हेटेरो क्रिस्टल के साथ वह उन्हें बेच सकती है और बहुत सारा पैसा कमा सकती है। हाउलिंग उसे भूल जाने के लिए कहती है और कहती है कि वह उन्हें किसी और को भी नहीं देगी क्योंकि वह उन्हें खुद ही अब्जॉर्ब करने जा रही है। फिर वह उन्हें गुलाबी ऑरा के साथ अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। प्रोटैगोनिस्ट देखता है और सोचता है कि क्या वह पहले से ही कल्टीवेशन टेक्निक के ऐसे भयावह लेवल पर पहुंच गई है क्योंकि उसने दर्जनों हेटेरो क्रिस्टल को इतनी जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया। दोनों लड़के आंसू बहाते हुए कहते हैं कि इतने सारे हेटेरो क्रिस्टल के साथ वह कम से कम उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए पूछ सकती थी। वे मना नहीं करते। कुछ समय बाद वे आग पर मांस भूनते हैं। शू देखता है और कहता है कि यह खाने का एक भयानक तरीका है। पूछता है कि क्या वह पहली बार ग्रिल्ड मीट खा रही है। लड़के उसे आराम से खाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सारा खाना है। शू पूछता है कि क्या वह भी स्टारफ्लेयर सिटी से है। अपने भरे हुए मुंह के साथ वह जवाब देती है कि वह वहां से नहीं है। शू उसके डेटा को देखने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वह रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट है क्योंकि सिस्टम भी उसकी ताकत को नहीं माप सकता है। वह सोचता है कि उसकी शक्ति बाय की शक्ति के बराबर हो सकती है। अचानक हाउलिंग को अजीब लगता है। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और पूछती है कि वह अचानक इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि उसे क्या हुआ है, क्या उसने बहुत ज्यादा खा लिया है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। अचानक उसे भी कमजोरी महसूस होती है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, यह सोचते हुए कि क्या वे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। लड़की सवाल करती है कि क्या उन्होंने मांस में जहर मिलाया था। तलवारों और खतरनाक आंखों के साथ वे पास आते हैं और समझाते हैं कि यह जहर नहीं है बल्कि उन्हें कमजोर करने की दवा है। बोलते हैं कि उन्हें केवल उसके पैसे चाहिए।
उनकी जान नहीं। जियांग एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ बताता है कि उन्होंने खाने में आइसरलिन की कुछ बूंदें डाली हैं। ये एक ऐसी दवा जो रैंक एक मार्शल आर्टिस्ट की सारी ताकत कुछ समय के लिए छीन लेती है। शू बोलता है कि हालांकि दवा कमजोर है और केवल रैंक 2 से नीचे के वॉरियर पर काम करता है, लेकिन यह एक रेयर और महंगी वस्तु है जो केवल ब्लैक मार्केट में ही मिलती है। वह देख सकता है कि तुम सब एक बड़ा दाम लगा रहे हो। लियांग कहता है कि वे कम सामान के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में नहीं डालते हैं। वे हमेशा उनके जैसे कमजोर लेकिन अमीर व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं और हमेशा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उनमें से एक अटैकर हमला करता है और शू की ठुड्डी को थपथपाते हुए कहता है कि उसके दस्ताने कितने अनोखे दिखते हैं। शू के बैकपैक को देखते हुए आदमी कहता है कि ऐसा लगता है इसका बैग भी मूल्यवान वस्तुओं से भरा हुआ है। वह हाउलिंग की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके जुड़वा ब्लेड और बैग मांगता है, जिसके बाद में वह उसे अकेला छोड़ने का वादा करता है। प्रोटैगोनिस्ट उसे रुकने के लिए कहता है और बताता है कि बारबेक्यू की सुगंध ने एक बिन बुलाए मेहमान को आकर्षित कर लिया है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एक लाल आंखों वाला खूनी भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया आगे बढ़ता है और ग्रुप के मेंबर्स में से एक पर हमला करता है। लियांग अपनी बुरी किस्मत को कोसता है। ग्रुप अपनी तलवारों और एबिलिटीज के साथ भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है, जिससे विस्फोट होता है, लेकिन भेड़िया चकमा देता है और पलटवार करता है। लियांग उसकी फुर्ती देखता है और सुझाव देता है कि वे मिलकर उससे लड़े। हालांकि वह हाँफने लगता है और यह महसूस करता है कि उनके पास उसे हराने का कोई मौका नहीं है। जल्दी से सोचते हुए वह एक आइडिया के साथ आता है और दौड़ना शुरू कर देता है। भेड़िया उसका पीछा करता है, लेकिन वह भेड़िए को दूसरों के पीछे जाने के लिए चिल्लाता है। लियांग प्रोटैगोनिस्ट के पास जाता है, उसे चारा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि एक बार भेड़िया उसे खत्म कर देगा तो वे उसके हथियार और बैग ले लेंगे। जैसे ही भेड़िया करीब आता है, शू खड़ा हो जाता है, मुस्कुराता है और उस पर हमला करता है। वह नोट करता है कि एक इवॉल्व्ड एनिमल की अपेक्षा के अनुसार भेड़िया अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उसके विस्फोटक मुट्ठी के बाद भी उसका सिर सही सलामत है। लड़कों में से एक सवाल करता है कि शू पर दवा का असर क्यों नहीं हुआ। शू बताता है कि यह केवल रैंक एक वॉरियर्स को प्रभावित करता है और वह रैंक 2 पर है। लियांग कहता है कि अगर वह दूसरे रैंक पर होता तो उसे बहुत पहले ही अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए था। और वह पूछता है कि वह ब्लैक सी सिटी क्यों जा रहा है। प्रोटैगोनिस्ट यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह मानेगा कि उसका परिवार इतना गरीब है कि वह पहले नहीं जा सका। उसी समय भेड़िया उस पर पीछे से हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन शू तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उसे रोक देता है। लियांग सवाल करता है कि उसका परिवार गरीब कैसे हो सकता है जब उसके दस्ताने भेड़िए के तीखे पंजों को रोक सकते हैं। शू जानवर का मुकाबला करता है और सोचता है कि उसके ऊपर का वजन उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल करने में बाधा डाल रहा है। शू की वेस्ट फट जाती है। शू खुद को मुक्त करता है और कहता है कि अगर वह मदद करना शुरू नहीं करती है तो वह उसके सामने मार दिया जाएगा। हाउलिंग हंसती है, दावा करती है कि वह जानती है कि यह उसकी असली ताकत नहीं है और क्योंकि वह उसका शिष्य है इसलिए वह उसकी सहायता करेगी। लियांग देखता है और पूछता है कि वह सही सलामत क्यों दिख रही है। हैरान है कि क्या वह भी रैंक 2 वॉरियर है। लड़की खड़ी होती है और बताती है कि उसे गलत लग रहा है। वह परीक्षा देने के लिए ब्लैक सी सिटी नहीं जा रही है, बल्कि वह वहां पर एक एग्जामिनर के रूप में जा रही है। शू को इस पर विश्वास नहीं होता है। भेड़िया उन्हें फिर से देखता है और उनके पास आता है। हॉलिंग कहती है कि जानवर अभी भी अहंकारी तरीके से काम कर रहा है और अपनी एबिलिटीज का उपयोग करके उसकी ओर दौड़ती है। वह देखती है कि जानवर काफी तेज है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि उसने उसकी गर्दन पर निशाना लगाने के बजाय उसकी पूंछ पर हमला क्यों किया। लड़की जवाब देती है कि वह बस खेल रही है और शू को ध्यान से देखने के लिए कहती है। फिर वह अपने स्किल जेट कटर का उपयोग करती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। शू हैरान है, यह देखते हुए कि कैसे उसने अपने सोर्स एनर्जी को अपने जुड़वां ब्लेड और पैरों के बीच एक पल में स्प्लिट किया, जिससे उसकी गति और ब्लेड की शक्ति दोनों बढ़ गई। वह सोचता है कि क्या सोर्स एनर्जी का वास्तव में इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। हाउलिंग कहती है कि अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। भयभीत होकर लड़के बहाने बनाने लगते हैं। लियांग माफी मांगता है और दावा करता है कि वे केवल उनके पैसे के पीछे थे और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लियांग एक नई शुरुआत करने का प्रस्ताव देता है। लड़की उसे एक पल के लिए देखती है और फिर अपने ब्लेड से लियांग को खत्म कर देती है। उसके साथ ही भयभीत होकर घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगते हैं। हाउलिंग कहती है कि उसका उन्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बताती है कि लियांग ने उन्हें खत्म करने का प्रयास किया था। उसके स्टूडेंट ने लियांग की जान बचाई थी, लेकिन लियांग ने जानवर को शू की ओर भेजने की कोशिश की थी। वह दोनों को चले जाने और फिर कभी उसके सामने न आने का आदेश देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे भाग जाते हैं। शू लियांग के बेजान शरीर को देखता है और आह भरता है। कहता है कि यह शर्म की बात है। लड़की पास आती है और कहती है कि क्योंकि लियांग उसे मारना चाहता था, इसलिए हत्यारे पर दया दिखाने का कोई कारण नहीं है। शू ने जवाब दिया कि वह लियांग की मौत पर उदास नहीं है, बल्कि उसे खत्म न कर पाने का अफसोस कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स चुरा लिए हैं। हाउलिंग कहती है कि अब केवल वे दोनों ही बचे हैं, इसलिए अब तुम्हारे ट्रेनिंग का समय आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट में बताएं। आपकी राय जानकर खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं इसके वीडियो के अगले पार्ट में।